डोरबेल की आवाज सुनकर प्रीति ने अब दरवाजा खोल दिया था। अरे क्या हुआ लोकेश भाई, इतनी सुबह सुबह? प्रकाश कहाँ है? उसे जल्दी से बुलाओ। और फिर उसकी नजर घर के अंदर बैठे वरुण पर गई। भाई तो अभी नहाने गए हैं, तुम आओ अंदर बैठो। लोकेश अब अंदर आ गया था और वरुण को गहरी नजरों से देखने लगा। कुछ सोचकर वो बोला, तुम कौन हो? ये भैया के दोस्त हैं, शहर से आए हैं। भैया इन्हें अपने साथ लेकर आए हैं। ये सुनकर लोकेश के चेहरे पर अब हल्का सा गुस्सा आ गया था। मैंने प्रकाश को कहा था कि हम तीनों के अलावा हमारी टीम में कोई शामिल नहीं होगा, फिर उसने इसे कैसे शामिल कर लिया? क्या बात है, आप मुझे देखकर खुश नजर नहीं आ रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। वैसे क्या नाम है आपका? मेरा नाम वरुण है और आपका नाम लोकेश है, मुझे पता लग गया। आप दोनों बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना लाती हूँ। बात करते करते वरुण का ध्यान अब लोकेश के कंधे पर गया। ये तुम्हारे कंधे पर चोट के निशान कैसे हैं? लोकेश अपने कंधे की तरफ देखते हुए अपना मफलर उसके ऊपर अच्छी तरह से ढक देता है। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, कैसी लगी ये चोट? बस ऐसे ही रात को शैतान से पाला पड़ गया था, पर वो मेरे हाथ से बच निकला। दरवाजे पर तुम कुछ बोल रहे थे, अनिल मारा गया? हाँ, वो हमारा साथी था। वरुण ने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और लोकेश को एक फोटो दिखाते हुए कहा, ये फोटो देखो, क्या यही है अनिल? वरुण ने ये फोटो उस व्यक्ति की खींची थी जो रात में उसके सामने मर गया था। यही है अनिल। तुमने ये फोटो कब ली? इसने मेरे सामने ही अंतिम सांस ली थी, मैं इसे बचा नहीं पाया। पता नहीं किस शैतान ने इसे मार डाला। तुम उस वक्त वहीं थे और तुम अभी तक जिंदा हो? हाँ, शैतान से 3 बार मेरा सामना हो चुका है, पर उसने मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम शैतान के सामने 3 बार पड़ गए और उसने तुम्हें कुछ नहीं किया? लोकेश अपनी आंखों में ऐसे भाव लाया जैसे उसे बिल्कुल विश्वास ही नहीं हो रहा हो। शैतान ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया और तुम लोगों के पीछे वो पड़ा हुआ है। आखिर इसकी वजह क्या है? तुम लोग ऐसा क्या कर रहे हो जिससे वो शैतान तुम लोगों को मारने पर उतारू है? प्रीति, जो कि अब रसोई में चाय बना रही थी, बाहर आते हुए बोली, सब खजाने का चक्कर है भाई। खजाने को पाने के लिए ये लोग शैतान से टकरा रहे हैं। वरुण ये बात सुनकर आंखों में असहज हो जाने वाले भाव लेकर आया था और लोकेश की आंखों में देखने लगा था। ये खजाने का चक्कर क्या है? क्यों? क्या तुम्हें प्रकाश ने कुछ नहीं बताया? वो मुझे क्या बताएगा? हमारी मुलाकात तो बस अभी कुछ देर पहले की ही है। अब आप मुझे बता दीजिए, क्या मामला है खजाने का? कुछ नहीं, ये लड़की बेवकूफ है, कुछ भी बोलती रहती है। हम शैतानों को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं जो इस इलाके में दहशत और खून खराबा कर रहे हैं। वहीं प्रकाश अब नहा कर आ गया था और लोकेश को वहां देखकर बोला, तुम कब आए लोकेश? प्रकाश भाई, अनिल मारा गया कल रात। ये सुनते ही प्रकाश सन्नाटे में आ गया। वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला, मैं इस शैतान को छोड़ूंगा नहीं। अपने दोस्त की मौत का बदला जरूर लूंगा। तुम लोग क्या कर रहे हो मुझे बताओ। मुझे तो तुम सभी के इरादे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहे हैं। हमारे इरादे तो एकदम नेक हैं। मुझे तो तुम्हारे इरादे खराब लग रहे हैं। अच्छा तो यही है कि अब तुम जहां से आए हो वहीं चले जाओ। यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं है। मुझे कहाँ जाना है और कहाँ नहीं, इसका फैसला मैं खुद करता हूँ। आ गई बात समझ में? अब माहौल को गर्म होता देख प्रीति बीच में बोल पड़ी, अरे अरे लड़ो मत, शांति से मिलकर काम कर लो, यही हम सबके लिए अच्छा है। तो फिर मुझे सब कुछ साफ साफ बता दो कि तुम लोग क्या कर रहे हो और यहाँ इस इलाके में क्या चल रहा है। पर उससे पहले हमें ये बताओ कि आपको यहाँ किसने बुलाया है, क्योंकि मदन शर्मा को तो मरे हुए 3-4 साल हो गए हैं। वो तो तुम्हें फोन करके बुलाएगा नहीं। मेरे पास एक फोन आया था और फोन पर जो व्यक्ति बात कर रहा था उसने अपना नाम मदन शर्मा ही बताया था। उसने कहा था कि मैं यहाँ आ जाऊं और उसे हवेली पर मिलूं। लोकेश उसकी बात सुनकर हैरान रह गया। अच्छा, क्या काम करने के लिए बुलाया था मदन शर्मा ने तुम्हें? उन्होंने कहा था कि उनकी हवेली पर बुरी आत्मा का साया आ गया है, उसे यहाँ से निकलना है। तब तो तुमने देख ही लिया होगा कि हमारे साथ वहां हवेली पर क्या हुआ। जान जाते जाते बची है हमारी। वो तो सही वक्त पर ब्रह्म मुहूर्त हो गया और मंदिर के घंटे की आवाज आ गई।
वरना अभी तक तो हमारी हड्डियां तक गायब हो गई होती। लोकेश, प्रीति ये बात सुनकर दंग रह गए थे। क्या बात कर रहे हो भाई? क्या हालात इतने बुरे थे? और तुम्हें तो पता था कि हवेली के अंदर क्या होता है, उसके बावजूद भी तुम हवेली के अंदर चले गए। ऐसी गलती तुमने क्यों की? अरे यार, बंदा अंदर चला गया था, मुझे लगा कि मुझे भी इसके साथ अंदर चले जाना चाहिए, पर अब दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी। अच्छा, मैं चलता हूं प्रकाश भाई। मैं तो बस यही बताने आया था कि अनिल भाई मारे गए हैं। रुको, अभी तुम कहीं नहीं जाओगे जब तक कि सारा मामला मुझे समझ में नहीं आता है कि तुम लोग कर क्या रहे हो। लोकेश अब एक नजर प्रकाश की तरफ देखता है और इन दोनों की नजरें एक दूसरे से मिली थीं। फिर अगले ही पल इन दोनों ने वरुण के ऊपर छलांग लगा दी थी। प्रकाश, जिसका हाथ अपने कुर्ते की जेब में गया था, उसने एक पाउडर वरुण के चेहरे पर मारा। वरुण, जो पूरी तरह से सतर्क था, पर सोफे पर बैठने की वजह से वो तेजी से फुर्ती में नहीं आ पाया था। लोकेश और प्रकाश ने उसे सांस लेने के लिए मजबूर कर दिया और पाउडर वरुण की सांसों में घुल गया था। तुम दोनों बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। हम जो कर रहे हैं एकदम सही कर रहे हैं, फिक्र मत करो। हम तुम्हारी जान नहीं लेंगे, बस तुम्हें यहाँ कैद रखेंगे जब तक हमारा मकसद पूरा नहीं हो जाता। मुझे तो ये कोई पुलिस वाला लग रहा है। अच्छा हुआ जो हमने इस पर काबू पा लिया, वरना ये हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर सकता था। वरुण बेहोश हो गया था। अब इसकी भी खातिरदारी मुझे ही करनी पड़ेगी। तुम दोनों तो बाहर निकल जाओगे, अब इसका ख्याल कौन रखेगा? बस थोड़े ही वक्त की बात है। एक बार दौलत हमारे हाथ लग जाए, उसके बाद हम तीनों यहाँ से निकल जाएंगे। अब तीनों मिलकर वरुण को एक कमरे में चारपाई से कसकर बांध देते हैं। वहीं दूसरी तरफ वन विभाग में इस बार हड़कंप मचा हुआ था। ये सब क्या है? फिर से हत्या हो गई? सर, हमने तो पूरे इलाके में सूचना फैला दी है कि शाम 5 बजे के बाद कोई भी जंगल की सीमा के करीब नहीं जाएगा, पर शिकारी मान नहीं रहे हैं। वे उल्लू का शिकार करने जंगल में जा रहे हैं। पुलिस को सूचना दे दो इस मरने वाले के बारे में, वे आगे की कार्रवाई कर लेंगे। ठीक है सर। फॉरेस्ट अधिकारी अब जीप में जा बैठा और गुस्से से बड़बड़ाने लगा। दिवाली के दिन जैसे जैसे नजदीक आने शुरू होते हैं, शिकारियों का जंगल में आकर उल्लुओं को पकड़ने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लोगों को पता भी है कि जंगल की हालत ठीक नहीं है, उसके बावजूद भी पैसों के लालच में ये लोग अपनी जान की भी परवाह नहीं करते हैं। एक तरफ फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी बेहद टेंशन में थे, वहीं दूसरी ओर पुलिस स्टेशन में स्टेशन मास्टर पहुंच चुके थे और वो इस वक्त इंस्पेक्टर के सामने कुर्सी पर बैठे अपनी बाइक का रोना रो रहे थे। क्या कहा तुमने? रात को एक अनजान व्यक्ति आया था और तुम्हारी मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया और बोल कर गया था कि सुबह दे जाऊंगा, पर अभी तक नहीं आया। जी हाँ, बोल कर तो गया था, पर मुझे नहीं लगता कि वो लेकर आएगा। मुझे तो कोई चोर लग रहा था। इतनी रात को इस इलाके में कोई घर से नहीं निकलता और वो लोगों की जान बचाने के लिए भागता फिर रहा है। अपने बारे में कुछ बताया? कौन है, कहां से आया है? हाँ, उसने अपना नाम शायद वरुण बताया था। बस इससे ज्यादा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। बस आप मेरी मोटरसाइकिल दिलवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। इंस्पेक्टर संदीप अभी कुछ बोल पाता कि तभी टेबल पर रखा फोन बजने लगा था। हाँ बोलो, क्या खबर है? फॉरेस्ट गार्डों का फोन आया है। रेलवे स्टेशन के पास जंगल की सीमा के करीब एक आदमी की लाश पड़ी है। लो, फिर से हो गई हत्या। क्या वरुण प्रकाश और लोकेश की कैद से निकल पाएगा? आखिर खजाने का क्या राज है? स्टेशन मास्टर, जो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर के सामने अपनी बाइक चोरी होने की रिपोर्ट लिखा रहा था, अब उसके फोन पर उसके कर्मचारी का फोन आने लगा। हाँ बोलो कुमार, क्या हुआ? अरे साहब, आपकी बाइक के साथ 2 लड़के इस वक्त यहाँ चौराहे पर खड़े हैं। आप कहो तो मैं उन्हें पकड़ लूं? ये सुनकर स्टेशन मास्टर कुर्सी से एकदम खड़ा हो गया। क्या कहा? 2 लड़के मेरी बाइक के साथ चौराहे पर हैं? इंस्पेक्टर संदीप अब ये बात सुनते ही बोल पड़े। उसको बोलो कि चौराहे पर जो पुलिस वाले हैं उन्हें फौरन इस बात की जानकारी दे और उन दोनों को पकड़ने के लिए बोले। मैं यहाँ से उन्हें फोन कर देता हूँ। कुमार जी, जल्दी से चौराहे पर जो पुलिस वाले हैं उन्हें इस बात की जानकारी दो। इंस्पेक्टर साहब भी अपनी तरफ से कार्रवाई शुरू कर चुके हैं। ठीक है, मुझे पुलिस की गाड़ी दिखाई दे रही है, मैं उनसे संपर्क करता हूँ। अब इंस्पेक्टर ने भी चौराहे पर खड़े पुलिस वालों को कुमार की मदद करने के लिए कॉल कर दी थी
और उन दोनों लड़कों को पकड़ने के लिए बोल दिया था। और इधर लोकेश जो सिगरेट का कश लगा रहा था, अब उसका ध्यान पुलिस की गाड़ी की तरफ गया और उसे कुमार का इशारा समझ में आ गया था। प्रकाश भाई, यहाँ कुछ गड़बड़ है, हमें यहाँ से निकलना चाहिए। क्या कह रहे हो? कैसी गड़बड़? पहले यहाँ से निकलो, फिर बताता हूँ। जल्दी से बाइक स्टार्ट करो। प्रकाश ने फौरन बाइक स्टार्ट कर दी और उधर पुलिस वाले भी समझ चुके थे कि ये दोनों यहाँ से निकल रहे हैं। प्रकाश तेजी से बाइक को भगा चुका था। पुलिस हमारे पीछे लग गई है। मुझे लगता है हमने उनके आदमी को पकड़ा है। इस बात की भनक उन्हें लग चुकी है। ये कौन सी मुसीबत हमने मोल ले ली। मुझे तो लगा था कि ये आदमी हमारी मदद कर सकता है, पर अब लगता है मैंने इसे अपने घर लाकर सारी गड़बड़ कर दी। हमें उसे बांधना नहीं चाहिए था। अच्छा होता कि हम उसे वहां से चलता कर देते, इधर उधर की बातें बताकर। पर उसने भी तो अपने बारे में कुछ नहीं बताया कि वो है कौन। वो अगर बता देता कि वो पुलिस वाला है तो मैं उससे पहले ही किनारा कर लेता। पुलिस की गाड़ी बेहद तेजी से उनके पीछे आ रही थी। अब क्या करें? इनसे बचने के लिए कहाँ जाएं? अब तो एक ही जगह मुझे नजर आ रही है, जंगल की तरफ। हाँ, और कहाँ जा सकते हैं इस वक्त पुलिस से बचने के लिए? चलो जल्दी से बाइक को इस तरफ ले चलो। प्रकाश ने बाइक को जंगल की तरफ जाने वाली कच्ची पगडंडी पर डाल दिया था। वहीं हवलदार जो जीप चला रहा था वो बड़बड़ाया। भागो बच्चू, कहाँ तक भागोगे? मैं तो तुम्हारा पीछा जहन्नुम तक नहीं छोड़ने वाला हूँ। मेरे इलाके में बाइक चोरी का धंधा कर रहे हो, आज बचकर नहीं जा पाओगे। ये तो जंगल की तरफ भाग रहे हैं। अगर ये जंगल में प्रवेश कर गए तो उनके पीछे जाना मुश्किल हो जाएगा। मैं तो जंगल में भी इनका पीछा नहीं छोड़ने वाला हूँ। आखिर मेरा नाम ऐसे ही टाइगर थोड़ी ना पड़ा है। मैं अपने शिकार के पीछे लगता हूँ तो उसे पकड़ कर ही मानता हूँ। और इधर बाइक पर भाग रहे लोकेश और प्रकाश भी रुकने पर मजबूर हो गए थे। आगे बाइक नहीं जा पाएगी, यहीं पर बाइक रोक दो, हमें पैदल ही भागना पड़ेगा। प्रकाश ने तेजी से बाइक को रोका और वो दोनों पैदल ही जंगल की तरफ भागते चले गए। हवलदार टाइगर ने भी गाड़ी को तेजी से रोका और बिल्कुल टाइगर की तरह जंप लेकर जीप से बाहर आ गया और फिर जंगल में उन दोनों के पीछे भाग पड़ा। भागो, कहाँ तक भागोगे इस टाइगर के हाथों से बचकर? मैं तो अपना शिकार करके ही मानूंगा। सब इंस्पेक्टर और दो अन्य सिपाही अब हवलदार के पीछे भागे थे। कुछ दूर भागकर वो रुक गए थे। सर, रहने दीजिए, जंगल में जाना ठीक नहीं है। वैसे भी आजकल यहाँ मौत मंडरा रही है। हवलदार टाइगर, रुक जाओ, आगे जाने की जरूरत नहीं है, अपराधी हमला कर सकते हैं। नहीं सर, मैं वापस नहीं आऊंगा। देखता हूँ कहाँ तक भागते हैं इस टाइगर के पंजे से बचकर। जाने दीजिए सर, हवलदार साहब नहीं मानेंगे। तब तो हमें भी यही इंतजार करना होगा उनके लौट कर आने का। वहीं दूसरी तरफ वरुण, जिसकी बेहोशी इस वक्त टूट रही थी, वो बड़ी जोर से अपने हाथ पैर हिलाने लगा था। प्रीति एक तरफ एक कुर्सी पर बैठी कुकू एफएम पर स्टोरी सुन रही थी। आ गया होश? लो, एक जबरदस्त स्टोरी सुनो। मैंने कहा मेरे हाथ खोलो, तुम ये सब ठीक नहीं कर रहे हो। तो फिर हम गलत भी क्या कर रहे हैं? हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। बस हमारा काम निकलने के बाद हम यहाँ से निकल जाएंगे और तुम भी अपने रास्ते निकल जाना। पर तब तक ऐसे ही बंधे रहो, यही तुम्हारे लिए ठीक है। देखो, मेरी बात को समझने की कोशिश करो। बाहर मौत का खेल खेला जा रहा है। तुम्हारे भाई का दोस्त अनिल मारा जा चुका है। हो सकता है आज तुम्हारे भाई का नंबर हो, इसलिए अच्छा है कि तुम मुझे आजाद कर दो ताकि मैं इस मुसीबत से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिलवाने की कोशिश कर सकूं। प्रीति वरुण को गहरी नजरों से देखते हुए बोलती है। अच्छा, तुम ऐसा कर सकते हो? देखो, मैं यहाँ इसी काम से आया हूँ। तुम मुझे आजाद कर दो, यही अच्छा है। मैं वादा करता हूँ मैं तुम्हारे भाइयों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाला हूँ। क्या तुम पुलिस वाले हो? नहीं, मैं कोई पुलिस वाला नहीं। मैं तो एक तांत्रिक हूँ जो भूतों को पकड़ता है। तभी तो मैंने तुम्हारे भाई का साथ देने की कोशिश की और तुम्हारे भाई ने तो मुझे ही यहाँ बांध डाला। देखो, मैं तुम्हें नहीं खोल सकती। अगर मैंने ऐसा किया तो भाई नाराज हो जाएंगे। थोड़ी देर में भाई आ जाएंगे। हो सकता है वे तुम्हारी बात सुनकर तुम्हें खोल दे। तुम तब तक ऐसे ही आराम से लेटे रहो। और अच्छा ये बोलो, क्या खाओगे? मैं तुम्हारे लिए बना लाती हूँ और फिर अपने ही हाथों से तुम्हें खिलाना भी पड़ेगा। वरुण समझ चुका था कि ये उसे नहीं खोलेगी। अब वो बेहद ढीली आवाज में बोला, ठीक है, जो मर्जी है वो बना कर ले आओ। प्रीति वहां से चली गई
और वरुण गहरी सोच में डूब गया था। ये दोनों लड़के किस खजाने की तलाश में हैं, मुझे पता करना होगा। हो सकता है इसी वजह से इस इलाके में मौत का खेल खेला जा रहा हो। पर मदन शर्मा को तो मरे कई साल हो गए हैं। मुझे यहां फोन करके किसने बुलाया? क्या वाकई में मदन शर्मा की आत्मा ने मुझे यहां बुलाया? और ये सही है तो फिर मदन शर्मा की आत्मा मुझसे क्या चाहती है? वो कोई तो ऐसा काम मुझसे करवाना चाहती है जो वो जीते जी नहीं कर पाई। रात को वो अनिल नाम का शख्स मेरे सामने बहुत बुरी तरह से मारा गया। उसकी पूरी पीठ किसी ने अपने नाखूनों से उधेड़ डाली थी। किसने की उसकी इतनी बेदर्दी से हत्या? मुझे इस बात का भी पता लगाना है। और उस अनिल ने मरते वक्त खंडहर का नाम लिया था। इसका मतलब वो उस वक्त खंडहर से ही भागता हुआ आ रहा था और ये खंडहर जंगल में ही होगा, क्योंकि वो उस तरफ से ही भागता हुआ आया था। एक बार यहां से आजाद हो जाऊं फिर तो इस खंडहर के बारे में पता कर ही लूंगा। पर अब इसके लिए मुझे थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। वरुण अब अपने पैरों को बड़ी जोर से हिलाने लगा और अब उसकी एड़ी चारपाई की लकड़ी पर आ गई थी। बस अब मेरा काम बन जाएगा। और उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी। एक ही झटके में वो लकड़ी टूट चुकी थी। वरुण के पैरों को बांधने वाली रस्सी ढीली पड़ गई थी और अब उसने आराम से अपने पैरों को निकाल लिया था। फिर एक कलाबाजी लेकर वो सीधा खड़ा हो गया और बड़ी जोर से घुटना उसने सिराहने वाली चारपाई की लकड़ी पर भी दे मारा था और अब वो भी बीच से 2 टुकड़े हो गई थी। टूटने की आवाजें सुनकर प्रीति भागकर कमरे में आई। क्या हुआ? क्या तोड़ फोड़ कर रहे हो? वरुण ने सीधा जंप किया और प्रीति के गले में अपनी बाहें डाल दी। चिल्लाने की कोशिश भी मत करना। आ गई बात समझ में? देखो, मुझे मत मारो। मैंने क्या किया है? मैं तो तुम्हारे लिए अपने हाथों से पराठे बना रही हूँ। मुझे मत मारो। वरुण अब प्रीति का चेहरा देखकर न चाहते हुए भी मुस्कुरा उठा था और उसने उसके गले पर से अपना हाथ हटा लिया। ठीक है, अब पराठे बना रही हो तो तुम्हारे हाथ से खाकर ही जाऊंगा। पर अब मुझे सारी बात सच सच भी बता दो, वरना अच्छा नहीं होगा। प्रीति अब दोबारा से रसोई में आ गई थी और पराठे बनाते हुए बोली, मुझे नहीं पता कि भाई अपने दोस्तों के साथ क्या कर रहे हैं। हम बहुत गरीब हैं और भाई अमीर बनने के लिए दौलत ढूंढ रहे हैं उस खंडहर में। अच्छा, तो ये बात है। और ये खंडहर कहाँ पर है? जंगल के पूर्वी हिस्से में एक नदी बहती है, उसी के किनारे। कुछ ही पलों में प्रीति पराठे बनाकर ले आई थी। वरुण अब जल्दी से पराठे खाने लगा। सच जानने के लिए मुझे वहां जाना होगा। आखिर क्या होने वाला है खंडहर में? क्या वो सभी जिंदा लौट पाएंगे?